हेलो एवरीवन, मैं आर के सिन्हा दी इग्नाइट्स इंस्टीट्यूट की ओर से। आज हम लोग देखने वाले हैं बाढ़ और सुखाड़। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बाढ़ और सुखाड़। तो ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का ही टॉपिक है, अर्थात आपदा प्रबंधन का जो ये टॉपिक है, इसमें आज हम लोग जानेंगे बाढ़ और सुखाड़ के आने वाले विभीषिका को, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, उसको जानेंगे और साथ ही इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। हालांकि बाढ़ पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना तो ये संभव नहीं है, लेकिन इसको जो है पूर्व सूचनाओं के आधार पर इस पे नियंत्रण या फिर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसको पूरी तरह से तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसके प्रभाव को अवश्य ही रूप से अगर हम पहले ही सूचनाओं को इकट्ठा कर ले और सही कदम उठा ले, तो उसके माध्यम से हम जो है क्षति को कम से कम कर सकते हैं। तो चलिए, आज पूरे इस टॉपिक में डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में आज हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो प्राकृतिक आपदा में तो आपदा बहुत सारा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में भी कौन सा टॉपिक देखने वाले, तो बाढ़ और सुखाड़। तो आज का हमारा मेनली टॉपिक क्या है, बाढ़ और सुखाड़। प्राकृतिक आपदा में आपको पता है कि मुख्य रूप से दो ही आपदा आता है, कौन कौन सा, तो एक प्राकृतिक आपदा में कई आपदा है, वहीं दूसरा अगर बात बात करें तो मानव निर्मित आपदा है। तो हम प्राकृतिक आपदा में आज कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, बाढ़ और सुखाड़। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये जो है आपके जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला है, क्योंकि आप जो है बिहार, यूपी अर्थात जो भी समतल भूमि वाले इलाके में रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है बाढ़ कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, या फिर इस पे कैसे नियंत्रण पाया जाए, या फिर इसके व्यापकता को कैसे कम किया जाए, तो उसको आप लोग इस अध्याय के माध्यम से अवश्य ही समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाढ़ और सुखाड़। तो जब आपको पता है कि जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है, अर्थात जब वर्षा अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, नदी में जलस्तर का उफान आ जाएगा, अर्थात नदी में जलस्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही जल स्तर बढ़ा तो बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया। लेकिन जब वर्षा ऋतु में, और वहीं अगर हम सुखाड़ की बात करें, तो वर्षा ऋतु में जब आसमान से बादल गायब हो जाए, अर्थात जब क्या हो जाए, वर्षा ऋतु में भी क्या हो, तो आसमान में बादल ना हो, तेज धूप निकल आए, तो कृषक क्या करेगा, खेती काम नहीं कर पाएगा, अर्थात खेती का कार्य नहीं कर पाएगा, और पीने के लिए भी पानी की किल्लत हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में सुखाड़ की स्थिति हो जाएगी। तो बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार या फिर हम बोलेंगे बिहार यूपी ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको एक और तो देखने मिलेगा बाढ़ ही बाढ़, और वहीं आपको कुछ और देखने को मिलेगा सुखाड़। तो इसी इसी के विषय में बताया गया कैसे बाढ़ आता है और कैसे सुखाड़ आता है। जब पानी की अधिकता हो जाएगी नदियों में तो क्या हो जाएगा, बाढ़। और जब पानी की कमी हो जाएगी तो वो हो जाएगा सुखाड़। अब अगर हम आगे बात करें तो मानसून की अनिश्चितता, तो आपको पता है कि हमारा भारत जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और यहाँ क्या है, मानसून की अनिश्चितता है। यही अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन हो जाता है, और यही कारण है कि प्रतिवर्ष भारत में क्या होता है, तो बाढ़ का आगमन कहीं न कहीं हुआ होता है। कुछ नदियां तो बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है, और कुछ नदियां तो बाढ़ के लिए ही जानी जाती है। जैसे बिहार की नदी कोसी, पश्चिम बंगाल में दामोदर, तीस्ता नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा का जल समय समय पर कहर बरपा चुका है और निरंतर बरपाता रहा है। आगे देखेंगे भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, तो आपको पता है भारतीय धर्म ग्रंथों में जो है इंद्र को जो है देवता बताया गया है, किसका, तो वर्षा का। तो वर्षा का देवता किसको बताया गया, इंद्र को बताया गया। और आपको पता है इंद्र क्या है, तो बहुत क्रोधित होता है। तो क्रोधित होने से वह भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदा ला देता है। अर्थात जब भी क्या करता है, इंद्र क्रोधित होता है तो वो क्या कर देता है, वो बाढ़ जैसी आपदा ला देता है। हाल के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय कारणों से भी उत्पन्न हुई है, लेकिन अगर हम हाल की वर्षों में बात करें, तो कई मानवीय ऐसे कार्य भी हैं जिसके कारण क्या हुआ है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुआ है। बाढ़ रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए हैं। तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया जा रहा है, तो बांध और तटबंध बनाए जा रहे हैं। लेकिन नदी का बढ़ता जलस्तर जब इन्हें तोड़ देता है, परंतु क्या करता है, जब नदी का बढ़ता जलस्तर क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है, तो तो क्या हो जाता है, तो वो पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। तो यही बताया गया, इस तस्वीर के माध्यम से आपको बताया गया, बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। तो जिस भी क्षेत्र में अर्थात पानी भर जाता है, ऐसा कोई आपदा आ जाता है, तो ऐसे ऐसे ही स्थिति में क्या हो जाता है, हमें अपनी जान माल को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल आवश्यक वस्तु, आप यहाँ देख सकते हैं, केवल हमारा जरूरत का सामान को हमको लेके अपने घर को छोड़कर निकलना पड़ता है, और किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचना पड़ता है, ताकि अपनी जान को बचाया जा सके। तो ये है बाढ़ की व्यापकता। आगे देखते हैं, तो अनेक ऐसे क्षेत्र जल प्लावित हो जाते हैं। अभी जस्ट हम क्या बात कर रहे थे,
जब जल स्तर क्या हो जाता है, जब नदी का बढ़ता जल स्तर जब इन्हें तोड़ देता है, क्या तोड़ देता है, तो बांध को जब तोड़ देता है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे क्षेत्र भी जहाँ जल नहीं आते हैं अर्थात जल प्लावित नहीं होते हैं, वहाँ पहले पहले बाढ़ की संभावना नहीं थी, वैसे क्षेत्र में भी अचानक क्या हो जाता है और पानी बह जाता है। इसी का कुछ अगर हम एग्जाम्पल ले तो 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुसहा के पास, अर्थात एक कुसहा के पास क्या हुआ, तटबंध के टूटने से, कुसहा एक स्थान है जहाँ का तटबंध टूटने से क्या हो गया, बाढ़ ने कोसी की धारा की ही बदल दी। और इसने क्या किया, ऐसे भी कोसी जो है अपनी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, और ये बांध टूटने के कारण क्या हुआ, तो कुसहा के पास से कोसी की धारा बदल गई और लाखों लोग क्या हो गए, तो इसमें जलमग्न में क्षतिग्रस्त हो गए। अब यहीं पे हम बात करेंगे बाढ़, बांग्लादेश बाढ़ का देश। तो अब यहाँ बात करेंगे बांग्लादेश के विषय में। हम जो अपने देश में तो देख ही रहे हैं बाढ़ की विभीषिका, उसके साथ ही हम देखेंगे बांग्लादेश में बाढ़ की क्या स्थिति है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बाढ़ के कारण क्या हो जाता है कि हमें किसी न किसी माध्यम से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पलायन करना पड़ता है विवशतावश। तो बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो इस पंक्ति में अर्थात इस जो शीर्षक में है, आपको यही दिखाया गया है कि बाढ़ के कारण क्या हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और किसी तरह लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, अर्थात बांग्लादेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में भी प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो हमारा भारत में भी हजारों लोग इसमें चपेट में आ जाते हैं। मकानों का गिरना और फसलों की बर्बादी से यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं, अर्थात मकानों का गिरना और फसल का बर्बादी। अब जहाँ निरंतर बाढ़ आएगा तो वहाँ के लोग इससे तो पहले से अवेयर रहेंगे या पहले से पता रहेगा कि ये बर्बादी तो होना है, क्योंकि इस पे नियंत्रण पाया पूरी तरह से पाना ये संभव है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इतनी बर्बादी के बाद भी ये दुनिया के सर्वाधिक घने बसे देशों में से एक है। परंतु कुछ राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसी स्थिति होने के बाद भी दुनिया में सबसे घने बसे देशों में से एक माना जाता है। यह राज्य बाढ़ से ही जुड़ा है। बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है, वरन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जलोढ़ मलबों का निक्षेप लाता है। तो यहाँ पे अब हम अगर बात करें कि जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ तो बाढ़ की समस्या बनी रहती है, फिर भी यहाँ पे आबादी क्यों ज्यादा बस जाती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। अगर हम बात करें इसका क्यों, एक कारण क्या है, तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमको पता चलता है कि प्रतिवर्ष जलोढ़ मलबों का निक्षेपण करता है, अर्थात जो ये जो वर्षा का जल आ जाता है, अर्थात बाढ़ का जो जल आ जाता है, ये क्या करता है, जलोढ़ मलबों का निक्षेपण करता है, जिसमें प्राकृतिक उर्वरक और खनिज ह्यूमस बहुलता होती है। अर्थात ये जो बाढ़ के साथ मिट्टी आया तो उसमें क्या होता है, प्राकृतिक उर्वरक होता है, खनिज और ह्यूमस बहुलता होते हैं। इसके विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में से एक बनाता है और यही कारण है कि ये जो है इस भूमि को विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक बना देता है। बाढ़ के जल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाने लगते हैं और देखते ही देखते बाढ़ की भूमि फसलों से लहलहाने लगती है। और यही कारण है कि जब क्या हो जाता है, बाढ़ का पानी जैसे ही उतरता है तो यहाँ क्या होता है, फसल इसको कई बार लाभ ही लाभ देता है। तो इसलिए इसलिए कई बार जो है यहाँ पे आबादी बच जाती है, क्योंकि अगर हमको अनाज और पानी दोनों मिल जाता है तो वहाँ आबादी ऐसे भी प्राचीन काल से ही बसती आई है। अब अगर हम बात करेंगे बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ और तटबंध का निर्माण, तो बाढ़ प्रबंधन कैसे किया जाए, तो भारत ही नहीं, चीन, मिस्र, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देशों ने नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे कई देश है जहाँ पे ऐसी समस्या बनी होती है, तो उन्होंने क्या किया, जलाशयों का निर्माण किया, डैम का निर्माण किया। जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने पर प्रबंधन होता है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और इस डैम बनाने का मुख्य तात्पर्य क्या है, तो मतलब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, सूखे वाले क्षेत्रों में पानी को पहुंचाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। हालांकि कई कुपरिणाम हमको देख, क्या आप जानते हैं कि नदियों नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है। तो क्या आपको पता है कि जैसे हम नदी पर बांध बना देते हैं तो बनावटी जलाशय अर्थात जल संग्रह करने का स्थान का निर्माण हो जाता है। भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशयों के नाम दिए गए हैं, तो कुछ जलाशय दिया गया है, जैसे कि भाखड़ नागल बांध। अगर भाखड़ नागल बांध की बात करें तो ये सतलज पे बना गया है, सतलज नदी पर बना है और इसकी कृत्रिम जलाशय का नाम गोविंद सागर डैम है। अगर हम बात करें भाखड़ नागल बांध बांध जो बना है ये सतलज नदी पर बना है और इससे क्या बना है, तो कौन से जलाशय बना है, तो गोविंद सागर जलाशय बना है। वहीं नर्मदा परियोजना, अगर नर्मदा परियोजना की बात करें तो ये नर्मदा नदी पे बना है और ये जो सरदार सरोवर क्या है, जलाशय बन गया है इस पे। नागार्जुन नागार्जुन सागर परियोजना अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे बना है और नागार्जुन सागर सागर यहाँ पे क्या बना है, तो कृत्रिम जलाशय बना। वहीं कावेरी परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो कावेरी नदी पे बना है, कृष्णा जो है जल अर्थात यहाँ जलाशय बना हुआ है।
वहीं अगर हम बात करें रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पे बना है, पंत सागर क्या बना है, तो यहाँ पंत सागर यहाँ पे बना है जलाशय। आगे बात करेंगे वैकल्पिक प्रश्न की। अब अगर हम वैकल्पिक प्रश्न देखें तो तटबंध टिकाऊ प्रबंध नहीं है, अर्थात यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न में बोल रहा है कि तटबंध क्या है, तो टिकाऊ प्रबंधन नहीं है, इसके टूटने से और भी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ वैकल्पिक प्रश्न एक क्या उठता है कि हम जो तटबंध बना रहे हैं, तटबंध जो बना रहे हैं, ये जो है ये मतलब वैकल्पिक प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है तटबंध टिकाऊ नहीं, अर्थात कई बार तटबंध हमको टूटते हुए देखने को मिलता है, इसके टूटने से एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इसके टूटते ही क्या होता है, अनवांटेड क्या हो जाता है, तो खतरा हमारे सामने आ जाता है और ऐसी स्थिति में हम जो है अपना बचाव नहीं कर पाते। अतः इस अवधारणा को बल मिला कि पारिस्थितिकी के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए, और इसी अवधारणा के कारण क्या हुआ, तो परिस्थिति परिस्थिति के अनुरूप टिकाऊ प्रबंध को प्राथमिकता दी गई। इसके लिए निम्न प्रयास आवश्यक है। तो परिस्थिति के अनुरूप जो है हमको निम्न प्रयास करने होंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला है ऐसे इमारतों भवनों का निर्माण जो कम लागत की हो, अर्थात ऐसा हम इमारत बनाएं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो कम लागत की हो, इसमें रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग हो, जिससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद ना हो सके। अर्थात हमें ऐसे विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है जिसको कम कीमत में हम बना सके और इससे क्या हो, बाढ़ के कारण जो है नुकसान कम हो। दूसरा, आम लोगों को मकान बनाने से पूर्व यह जानकारी देना कि मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के सकरी ढालों पर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को सूचना देना कि सकरी ढालों पर वे घर ना बनाएं। साथ ही मकान की दूरी कम से कम नदी से 250 मीटर दूरी पर रखें, अर्थात 250 मीटर की दूरी पर कम से कम होना चाहिए। अब अगर हम तीसरा प्रश्न की बात करें तो बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें कि बाढ़ चलो आ गया, बाढ़ आ गया, क्षति पहुंचा दिया, परंतु बाढ़ जाने के बाद भी क्या होता है, तो कई सारी बीमारियां छोड़कर जाता है। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, पहले तो जल निकालने की व्यवस्था होना चाहिए। इस कार्य में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होती है, और इस कार्य में ग्राम पंचायत का अहम भूमिका होती है, स्थानीय लोगों का अहम भूमिका होता है। वस्तुतः प्रत्येक ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत की अहम भूमिका हो सकती है। वस्तुतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाढ़ के पूर्व ही पर्याप्त पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए बाढ़ की स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए, तो पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बाढ़ का पानी को निकालने का प्रबंध ससमय किया जा सके। मकान की नींव तथा दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए, और ये जो मकान है वो किसका बना होना चाहिए, तो नींव, दीवार तथा कंक्रीट का बना होना चाहिए। स्तंभ, अगर हम पांचवा स्तंभ की बात करें, अगर हम पांचवा स्तंभ की बात करें तो पिलर, अगर हम पांचवें बिंदु की बात करें तो आपको पिलर जो है आधारित मकान होने चाहिए, और स्तंभ की गहराई काफी होनी चाहिए, अर्थात पिलर आधारित मकान हो और पिलर की गहराई क्या हो, काफी लंबी हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे कुछ घर को देख सकते हैं, ये क्या है, पिलर पे बना घर है, अर्थात ये बाढ़ प्रभावित इलाकों में बना हुआ घर है। अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये क्या है, पूरा घर ही पिलर पे खड़ा है, और ये पिलर की लंबाई हमको लगता है कि कम से कम एक जो है, हम बोल सकते हैं कि एक इमारत जो है नीचे तक है। तो ऐसे कंडीशन में ये घर जो है सुरक्षित है, किससे, तो वर्षा के जल से। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है, पिलर की मजबूती पर विशेष बल दिया गया और पिलर के आधार पर ये घर बनाया गया है, ताकि बाढ़ से ये घर क्या हो, कम प्रभावित हो वर्षा के समय में। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो पूर्व सूचना का प्रबंधन, तो आपको पता है किसी भी आपदा को पूर्व सूचना के बल पर उसको कम से कम किया जा सकता है। अगर हमको पहले से ही पता होगा कि ये आपदा हम तक इस इतने समय तक, अमुक समय तक पहुंचने वाली है, तो उसके लिए समय प्रबंध किया जा सकेगा और कम से कम क्षति क्षति हो मतलब किया जा सकेगा। तो हम अर्थात अब क्षति को प्रबंध कर पाएंगे, और उसको उसको पहले से हम अगर प्रेडिक्ट रहेगा तो उसके लिए हम प्रिवेंटेड कदम ले पाएंगे। तो अगर हम पहला बिंदु देखें तो बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए, अर्थात हमको निश्चित रूप से एकत्रित हो जाना चाहिए। बाढ़ आने से पूर्व भी संभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना दी जा सकती है, साथ ही संभावित खतरे को कम किया जा सकता है। और अगर हमको पहले ही सूचना रहेगा तो ऐसे में संभावित खतरा जो है पहले से ही कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोग को तैराकी होने का प्रशिक्षण देना होगा, और दूसरा अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में हमें बाढ़ प्रशिक्षण देना होगा। इतना ही नहीं, सभी गांव के पंचायत और विद्यालयों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था की करनी होगी। साथ ही अगर हमको जो है स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था हमको ग्राम पंचायतों में करना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है बाढ़ में फंसने की स्थिति में स्वयं ही बाहर निकल पाए। बाढ़ के जल के निकलते निकलते ही अगर हम बाढ़ मान लेते हैं क्या हो गया,
बाढ़ आ गया, बाढ़ खत्म हुआ तो पानी जल्द निकला। पानी निकलते ही क्या होना चाहिए, तो उसमें डीडीटी का छिड़काव होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए, मृत जानवर को शीघ्र व्यवस्था हटाने की होनी चाहिए ताकि वहाँ महामारी ना फैले। अब अगर हम बात करें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इस बात पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि सहयोग कैसे जो है एक दूसरे में आपस सहयोग को बढ़ाएं। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसे पूर्णतः रोकना असंभव है। अर्थात बाढ़ को हम जैसा पहले ही बताएं, बाढ़ को आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। यह एक पारिस्थितिकी का रूप ले चुका है। अर्थात बाढ़ क्या है, तो एक परिस्थिति का रूप ले लिया है। अतः बाढ़ की विभीषिका से में भी हंस खेल कर जीने की कला विकसित करनी होगी। अर्थात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमको क्या होगा कि बाढ़ को हमें एक चैलेंज के रूप में लेना होगा और हंस खेल के हमको इससे निकलने की कला सीखना होगा। इसकी इसका यही सबसे बड़ा प्रबंधन है। अर्थात बाढ़ का सबसे बड़ा प्रबंधन की बात करें तो इसको कम से कम इसके क्षति को करना होगा और हमको इससे आसानी से निकलना होगा। अर्थात हंस खेल के इस समस्या से निकलना होगा। एशिया के ग्रामीणों ने अपनी परंपरागत नवीन शैली के साथ रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ही दुनिया में सबसे सघन बसा क्षेत्र बना दिया। और यही एक कारण है कि एशिया हमारा महाद्वीप, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया। तो एशिया महाद्वीप में हमारे देश भारत ने क्या किया है, तो ऐसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ही सबसे बड़ी आबादी बसाकर रख दी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम यूपी की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ अप्रोक्स में हम बात कर रहे हैं आबादी है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो ये तीसरा स्थान रखता है 10 करोड़ अप्रोक्स, 10 करोड़ के आसपास। तो आपको पता है कि ये समतल इलाका और ये बाढ़ प्रभावित इलाका होते हैं। उत्तर बिहार जो है हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, परंतु इतनी सघन आबादी बस गई। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे बाढ़ को भी मैनेज कर सकते हैं। सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन। अब अगर बाढ़ हो गया तो अब हम बात करेंगे सुखाड़ की। तो सुखाड़ वर्षा की भारी कमी के कारण होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया, तो जहाँ वर्षा की कमी अर्थात जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ सुखाड़ होगा और हमें पानी की पूर्ति होती है वर्षा जल से। तो इससे ही आम लोगों के सामने तीन बड़ी समस्या आती है। और जैसे सुखाड़ आया तो हमारे सामने तीन बड़ी समस्या होती है। पहला, फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी। तो जैसे ही सुखाड़ आएगा तो वहाँ क्या होगा, खाद्यान्न की कमी होगा। दूसरा, पेयजल की कमी। अब सुखाड़ आ गया है तो खाद्यान्न की कमी है, जल की कमी है, मवेशियों के लिए चारे की कमी। अब स्वाभाविक है सुखाड़ है तो हमको घास पत्ती नहीं मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, मवेशियों के लिए जो है हमको चारा नहीं मिल पाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से जमाखोर खाद्य पदार्थों के मूल्य में भारी वृद्धि और लूट मार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, तो लूट मार का समस्या और कई जो है असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाएंगे। भुखमरी से मरने वालों की संख्या में वृद्धि होगी और सुखाड़ के कारण क्या होगा, भुखमरी, इसका आलम और ही व्यापक व्यापक हो जाएगा। अगर ये यहाँ एक लाइन देखें सुखाड़ से संबंधित, तो यहाँ पे अगर हम बोले तो भारत सरकार द्वारा सभी सभी नदियों के जोड़ने की योजना के द्वारा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के नदियों के अतिरिक्त जल को वैसे क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना है जो सामान्यतः सूखाग्रस्त होते हैं। लेकिन कई कारणों से अभी पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस प्रकार की योजना की विरोध भी किया है। परंतु पर्यावरण विशेषज्ञों ने क्या किया है, तो ऐसी योजना का विरोध किया। आपको जैसा कि पता है, जैसे भी हम डैम बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसा परियोजना बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की हानि होती है। अर्थात इसमें सबसे बड़ी हानि क्या होती है, तो जंगलों की हानि होती है और वहाँ के रहने वाले जीवों की हानि होती है। तो पर्यावरण विदों ने क्या किया है, तो इसका विरोध भी किया है और ये कहीं ना कहीं जायज भी है। परंतु अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऐसी योजनाएं जो जो हमारे हित में है वो अभी तक क्या हुआ है, तो क्रियान्वयन हो ही नहीं सका है। अब इसका कारण जो भी हो, परंतु ये जो है अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। इसलिए आज भी हमारे सामने बाढ़ और सूखा बहुत बड़ी एक जटिल समस्या है। भारत में सुखाड़ का क्षेत्र, अगर हम बात करें भारत में कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सुखाड़ है, तो अगर क्या आप जानते, अगर हम ऐसी बात करें सुखाड़ की, तो भारत सरकार के द्वारा देश में ऐसे 77 जिलों की पहचान की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में ऐसे 77 जिले हैं जहां सामान्यतः लगभग प्रतिवर्ष सूखे की संभावना रहती है। अर्थात प्रतिवर्ष वहां सूखा रहता है। जिले मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ऐसे सूखाग्रस्त इलाके मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यही 8-10 राज्यों में अवस्थित है। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7-8 राज्यों में क्या है, तो उपस्थित है ये हमारा सूखा की समस्या। भारत में सुखाड़ की दुर्भिक्ष के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष 19वीं शताब्दी में है। तो सूखा का बहुत बड़ा अगर हम प्रचंड प्रकोप देखें तो हमको 1870 1899 वर्ष के जब भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
वहीं 20वीं शताब्दी में बात करें तो 1918, 1966, 1967 आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसी सूखे की मतलब भूख की समस्या को निपटाने के लिए, और 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था। तो ये कुछ समय है जहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा था और ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों को भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। तो सूखा प्रबंधन, अगर हम बात करें सूखा का प्रबंधन कैसे किया जाए? सूखी जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएँ आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए, सूखा सुखाड़ का प्रबंधन हमारे द्वारा किया जा सकता है, परंतु इसके लिए 2 योजना होना चाहिए, एक दीर्घकालिक, एक लघुकालिक। अर्थात लघुकालिक में हम कैसे तुरंत जो है व्यवस्था कर दें और उसके साथ ही हम दीर्घकालिक योजना बनाएँ ताकि जो है भविष्य में ऐसी समस्या ना हो। तो दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआँ आ जाता है। पाइन आहार के विकास की ज़रूरत है, अर्थात यहाँ पे हमको क्या करना है, तो ऐसे कुछ साधन की आवश्यक को उपलब्ध करा देना है, जिससे क्या हो जाए भविष्य में हमको सूखा की समस्या ना हो। नहर की सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। अर्थात इन माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, तो जल ला सकते हैं। बिहार में भी कोसी कमान क्षेत्र, गंडक कमान क्षेत्र तथा चांदन, किऊल, बरुआ कमान क्षेत्र सुखाड़ के समय समय नहर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। अर्थात ओवरऑल अगर हम इस पूरे बिंदु में बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि आप क्या करें, जहाँ पे जल अधिकता है, जल की अधिकता है, इस जल को क्या करें, ऐसा रास्ता बना दे, ऐसा मार्ग बना दे जो क्या हो सके, समय पड़ने पे हम क्या कर सके, यहाँ ट्रांसफर कर सके। जिससे क्या होगा कि यहाँ की जो है सूखा की समस्या मिट जाएगी और यहाँ पे जो जल अधिकता है वो यहाँ चले जाने से यहाँ यहाँ पे जो है बाढ़ का समस्या नहीं होगा। इससे इस क्षेत्र को भी लाभ है और इस क्षेत्र को भी लाभ है। बस आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है, तो नियत की। अगर नियत होगा तो गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी, बहुत जल्द एक्शन लेगी और हमारे सामने जो है ये सूखा और बाढ़ दोनों की समस्या सुलझेगा। भूमिगत जल जल क्या है? अब अगर भूमिगत जल, तो हमको पता है कि वर्षा जल से ही हमको भूमिगत जल मिलेगा। तो वर्षा जल धीरे-धीरे सतह के नीचे रिस कर चला जाता है और जल और रूप ले लेता है। तो जल जल का रूप ले लेता है। कुछ कुएं और बोरिंग के माध्यम से तथा ऊर्जा चालित मशीनों की मदद से इस जल को दोहन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रहा है। तो अगर हम बात करें वर्षा जल के माध्यम से क्या हो जाता है, तो वर्षा ये जल क्या है, इसके धरातल में चला जाता है और फिर हम नलकूप, ट्यूबवेल इन सभी के माध्यम से क्या करते हैं, इस जल का दोहन कर रहे हैं। वर्तमान पारिस्थितिकी संतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है और यही कारण है कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, तो पारिस्थितिकी संतुलन का समस्या हमको देखने को मिल रहा है। पाइन आहार मानव निर्माण, अगर हम बात करें पाइन, तो पाइन क्या है, तो पाइन जल रखने का एक क्या है, साधन है। आहार मानव निर्मित जल निकासी के छोटे मार्ग होते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि कृषक कृषक बिना किसी दुरुपयोग के वर्षा जल एवं भूमिगत जल का उपयोग करना चाहता है। अर्थात यहाँ पाइन आहार मानव निर्मित जल निकासी निकासी के स्रोत जो है ये दर्शाते हैं कि कृषक जो है ज्यादा पानी की बर्बादी नहीं करना चाहता है, जिसका एक उदाहरण ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई अर्थात स्प्रिंकल इरिगेशन के द्वारा भी भूमिगत जल का उपयोग पारिस्थितिकी के अनुरूप किया जा रहा है। अर्थात ऐसी स्थिति में यह आरोप लगाना है कि किसानों के द्वारा ही ज्यादा जल का प्रयोग किया जा रहा है, ये गलत होगा। अगर हम बात करें स्वच्छ जल की कमी संपूर्ण संसार के लिए एक गंभीर चुनौती है। तो आपको पता होना चाहिए आज जो है हमारे सामने स्वच्छ जल की सबसे बड़ी चुनौती है। बिना सूखा सूखा की स्थिति में भी भूमिगत जल स्तर का गिरावट सबों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी गंभीरता को देखते हुए वर्षा जल संग्रह तथा वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान जैसे राज्य में छोटे स्तर पर जल संग्रह हेतु 50 हेक्टेयर तक के वाटरशेड क्षेत्रों की पहचान की गई है। अर्थात राजस्थान जैसे क्षेत्रों में ही 50 हेक्टेयर तक के वाटरशेड क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहाँ पे वाटर को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रह, अगर हम वर्षा जल संग्रह की बात करें तो मकान की छत पर वर्षा जल से जल की ये ही बर्बादी हो जाता है, किंतु ये बड़े ही स्वच्छ होते हैं। इसलिए अर्थात वर्षा जल क्या होता है, बड़े ही स्वच्छ होते हैं। तो पाइन द्वारा किसी टंकी में इस जल की संग्रहित किया जा सकता है। अर्थात पाइन के द्वारा अर्थात इस मार्ग के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो हम टंकी में संरक्षित कर सकते हैं। फिर नल के द्वारा मकान के लोग इस जल को पीने हेतु उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे गार्डन बगीचे की सिंचाई अर्थात हर हर हम क्या कर सकते हैं, इसको उपयोग में ले सकते हैं। जो पानी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगा तथा मवेशियों और पौधों को भी जल मिलता रहेगा। वर्षा जल संग्रह तकनीक सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित रहती है। हल्की वर्षा होने पर भी यह लोगों के लिए जीवनदायिनी का काम कर देती है और ये सुखाड़ वाले क्षेत्रों में ये सब विधि हमको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा भी वर्षा होने पे ये क्या करते हैं, अच्छा खासा जल संग्रह कर लेते हैं और उसको लंबे समय तक उपयोग में लाते हैं। अगर हम बात करें सुखाड़, सुखाड़ कम कम वर्षा के क्षेत्र में ड्रिप और छिड़काव वाले सिंचाई के माध्यम से न सिर्फ जल का सही उपयोग होता है, वरन कम जल के उपयोग से उत्पन्न होने वाले फसलों को भी सुखाड़ के दिनों में लगाया जा सकता है।
तो हम जब ड्रिप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं, छिड़काव सिंचाई का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सुखाड़ के समय में भी क्या कर सकते हैं, इन पौधों का उपयोग कर सकते हैं, वो पौधों को उगा सकते हैं। सूखे की स्थिति में इसका उपयोग वैसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। तो आपको औसत औसत वार्षिक वर्षा जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम है, वहाँ पे भी आप ऐसे इसको उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई योजना की ग्रामीण विकास योजना का अंग बना लिया है। और यही कारण है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे सुखाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र और छिड़काव विधि को क्या बना लिया है, तो अपना अंग बना लिया है। राजस्थान में किसानों को विशेष आर्थिक मदद भी दिया जाता है। यह अति आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद से किसानों को इन सिंचाई योजनाओं से परिचित कराया जाए और उन्हें इस बात का प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि किस प्रकार वर्षा की अनिश्चितता में वे ऐसे फसलों को लगाएं जो कम लागत वाली सिंचाई साधनों की मदद से अधिक आर्थिक लाभ दे सके। तो ऐसे कंडीशन में हमें चाहिए कि हम अपने किसान भाइयों को क्या करें, प्रशिक्षित करें, ताकि ऐसी स्थिति में भी, सुखाड़ की स्थिति में वो क्या कर सके, अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो अब इस पूरे पाठ के माध्यम से हम लोगों ने समझा बाढ़ और सुखाड़ की समस्या और समाधान को। अब कुछ प्रश्न दिया गया है जिसको आप हल करेंगे, जैसे कि ये बाढ़ कैसे आते हैं, तो आपको पता है जल की अधिकता से बाढ़ आ जाता है, इसको आप बना के लिखेंगे। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें, तो आपको पता है बाढ़ से होने वाली, बाढ़ क्या होता है, बाढ़ आने से बहुत ही व्यापक क्षति होता है, जान माल का क्षति होता है, उसके साथ ही लोग को पलायन करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित होने के लिए। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी, तो आपको पता है बाढ़ पर पूरी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, लेकिन पूर्व में सूचना अगर हमको पहले से मिल जाएगा तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने अपने बचाव कर सकते हैं और क्षति को कम से कम कर सकते हैं। साथ ही घर के निर्माण के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे घर का निर्माण किया जाए, ताकि वर्षा का जल से हमको हमको बहुत ज़्यादा क्षति ना हो। बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय, तो आपको पता है डैम बनाया जाए, जलाशय बनाया जाए, ताकि हम क्या कर सकें, एक बाढ़ को नियंत्रित कर सकें। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें, तो आपको पता है जहाँ जल जल की कमी हो जाएगी वहाँ सूखा हो जाएगा। सूखा के लिए जिम्मेदार कारकों के, तो आपको पता है कि सूखा के लिए कई सारे जिम्मेदार कारक है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारक मानव ही है। मानव क्या कर रहा है, तो अत्यधिक जल का दोहन कर रहा है। तो यही कारण है जिसके कारण से क्या हो रहा है, सूखा, जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। उसके बाद दूसरा तो आबादी है, और भी आप कई कारण इसमें ऐड कर सकते हैं। सूखा से बचाव के तरीके का उल्लेख करें, तो सूखा से हम कैसे बच सकते हैं, तो इन सभी माध्यम से जल के बर्बादी को कम कर हम सूखा से बच सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 200 से 300 शब्दों में उत्तर देना होगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, तो बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है बाढ़ बाढ़ कितना व्यापक है, इसको आप अपने शब्दों में बना के लिख देंगे। जल की अधिकता से क्या-क्या समस्याएँ होती है, क्या-क्या करना पड़ता है प्लान करने के बाद। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस